नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो क्लास में। आज हम बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का जो सेमेस्टर 4 है, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। बुक है हमारा पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, यानी भारत में सार्वजनिक नीति और प्रशासन। आज हम इकाई जो 2 है विकेंद्रीकरण, आज हम इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने यूनिट 1 के जो 2 चैप्टर थे, दोनों की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने उसे नहीं देखा तो पहले आप उसे जाके देख लीजिए। हमारा चैप्टर का नाम है विकेंद्रीकरण, तो चलिए शुरू करते हैं। पर्सन 1 है विकेंद्रीकरण का अर्थ। तो देखो विकेंद्रीकरण क्या होता है। विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है कि सत्ता की जो शक्ति है ना, उसे अलग अलग स्तरों में बांटना है। यानी यहाँ पे सरकार अपनी शक्तियों को अलग अलग स्तरों पर बांटकर शासन प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाती है। अब मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। दो, विकेंद्रीकरण का मतलब है कि सरकार के पास जितनी भी शक्तियां हैं ना, सरकार अपनी शक्तियों को अलग अलग स्तरों पर अलग अलग व्यक्तियों या समूहों को देकर शासन करे। क्योंकि देखो, अगर आपके पास बहुत सारे काम हो जाएंगे ना, तो आप किसी भी काम को सही से नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास जितने भी काम है, अगर आप उसको बांट ले, तो कुछ अपने दोस्तों से करवा ले, तो कुछ अपने भाइयों से करवा ले, तो कुछ अपने अड़ोसियों, कुछ अपने पड़ोसियों से करवा ले, तो जब आपका काम बट जाता है ना, तो काम सही रूप से, सुचारू रूप से और एक मतलब अच्छी तरीके से वो काम कंप्लीट हो जाता है। तो विकेंद्रीकरण इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर सभी के सभी शक्तियां हम सरकार को दे दे, तो एक तो सरकार उस शक्तियों का सही से उपयोग नहीं कर पाएगा, और दूसरा क्या होगा कि सरकार सत्ता में सभी शक्तियां पाकर तानाशाही रूप ले सकता है। तो इसको ध्यान में रखकर हमारे संविधान में विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव शुरू किया गया था, जहां पे सत्ता की शक्तियों को अलग अलग स्तरों पर बांट दिया जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि विकेंद्रीकरण में शक्तियां कैसे बढ़ती है और किनके बीच में बढ़ता है। तो मैं बताता हूं कि विकेंद्रीकरण में शक्तियां जो है ना, वो सरकार यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य बढ़ती है। यानी कुछ शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती है और कुछ शक्तियां राज्य सरकार के पास होती है। इसके अलावा पंचायत के स्तर पर भी इन शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। तो विकेंद्रीकरण में हम आज इसी का अध्ययन करेंगे। आगे है विकेंद्रीकरण की विशेषताएं। अब तो विकेंद्रीकरण की विशेषताओं में पहला जो पॉइंट है वो है विकेंद्रीकरण जो है ना, वो अधिकारों का एक बड़ा रूप है। बड़ा रूप मतलब विकेंद्रीकरण बहुत सारे अधिकारों को अलग अलग निकायों में बांटता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि संघवाद के तहत 3 सूची बनाई गई थी, जिसमें से पहली सूची है राज्य सूची, जिसमें 61 विषय है यानी 61 सब्जेक्ट है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को है। और ये विषय है लोक व्यवस्था, शिक्षा संबंधित, कृषि, परिवहन और शराब। इसके अलावा बहुत सारे और भी विषय हैं। इसके बाद दूसरी जो सूची है ना, वो है केंद्र सूची या संघ सूची, जिस पर केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, जिसमें रक्षा मामले, विदेशी मामले, रेल मामले, परमाणु मामले और नागरिकता मामले शामिल हैं। इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केवल केंद्र सरकार को है। और तीसरा आता है समवर्ती सूची, जिसमें 52 सब्जेक्ट हैं और इस पर दोनों सरकार मिलकर कानून बनाते हैं। अगर दोनों सरकार मिलकर कानून बना रही है और किसी कानून पर कोई विवाद हो गया, तो उस समय इन दोनों के बीच में समझौता न्यायपालिका के द्वारा करवाया जाएगा। तो पहले पॉइंट में यही था कि इसमें क्या है कि अधिकार का इतना बड़ा रूप है विकेंद्रीकरण कि इन अधिकारों को ये अलग अलग निकायों में बांट देता है। दूसरा है ये सत्ता में भागीदारी को बढ़ाता है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर हम अधिकारों को अलग अलग निकायों में बांट देंगे तो सभी मिलकर शासन चलाएंगे, और सभी मिलकर अगर शासन चलाएंगे तो सभी की भागीदारी बढ़ेगी, जिससे शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में भी मदद मिलेगा। तीसरा पॉइंट है ये उच्च अधिकारियों के कार्यभार को कम करता है। अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि अगर हम देश के सभी फैसले एक ही अधिकारी यानी केंद्र सरकार ही अगर करे, तो क्या होगा कि कोई भी व्यवस्था के तहत किसी भी कार्य को करने में अधिक समय लगेगा। वैसे हमारे देश में किसी भी काम करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन अगर आप सोच के देखो, एक ऐसी स्थिति की कल्पना करो जब सभी निर्णय केंद्र सरकार के पास हो और सभी विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार के पास होता, तो कोई भी कानून बनने में
या कोई भी मतलब नीति बनने में कितना अधिक समय लगता। तो इसमें क्या होता है कि हम उच्च अधिकारियों के पास जब ज़्यादा काम हो जाता है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, उनके कुछ शक्तियाँ लेके अलग अलग निकायों में बांट के उनके भार को कम कर देते हैं। जैसे कुछ शक्तियाँ हमने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से लेके 73वें और 74वें संशोधन में स्थानीय निकाय जिसमें नगर निगम और पंचायत था, उनको भी हमने कुछ कुछ शक्तियाँ दे दी। तो ये उच्च अधिकारियों की जो शक्तियों का भार है उसको भी ये कम कर। आगे है कि विकेंद्रीकरण में अधिकार के साथ उत्तरदायित्व भी यानी कर्तव्य भी सौंपे जाते हैं। यानी जहां सरकार और जिनके बीच में ये शक्तियां बट रहा है, जैसे सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार है ना, उनको अधिकार तो मिलते हैं लेकिन अधिकारों के साथ कुछ कर्तव्य भी मिलते हैं। तो विकेंद्रीकरण में केवल अधिकारों का ही बंटवारा नहीं होता बल्कि कर्तव्यों का भी बंटवारा होता है। आगे है विकेंद्रीकरण का आयाम। विकेंद्रीकरण का आयाम का जो पहला प्रकार है वो है कार्यात्मक स्वायत्तता। कार्यात्मक स्वायत्तता मतलब क्या है कि यहाँ पर कार्यों के बीच में विकेंद्रीकरण होता है। यानी सरकार के पास जितने भी कार्य है ना उसका विकेंद्रीकरण होगा। जैसे हमने पहले पढ़ा है कि कुछ कार्य सरकार यानी केंद्र सरकार को दे दिया जाएगा, कुछ कार्य राज्य सरकार को दिया जाएगा और कुछ कार्य केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से लेकर स्थानीय सरकार यानी स्थानीय शासन व्यवस्था में जिसमें नगर निगम और पंचायत आते हैं उनको दिया जाएगा। तो यहाँ पर कार्यों का विभाजन होता है, विकेंद्रीकरण होता है। इससे आप 74वें संशोधन के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं, जिस पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। दूसरा है वित्तीय स्वायत्तता। यानी यहाँ पे वित्त संबंधित विकेंद्रीकरण किया जाता है। वित्त संबंधित विकेंद्रीकरण मतलब कि सरकार यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार को किसी भी नीति को लागू करने के लिए या कोई भी सब्जेक्ट पर कानून बनाने के लिए या किसी भी शक्ति के अनुरूप कार्य करने के लिए जो धन की आवश्यकता होती है ना, उसका यहाँ पर विकेंद्रीकरण किया जाता है कि सरकार को किसी भी कार्य के लिए धन की प्राप्ति कहाँ से होगा और राज्य सरकार को कहाँ से होगा। इसके अलावा मैं बता देता हूँ कि स्थानीय सरकार यानी पंचायत और नगर निगम को भी कहा जाता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए उसको राज्य सरकार या केंद्र सरकार से कितना पैसे प्राप्त होगा। तो यहाँ पर मोटे रूप में ये समझ सकते हैं कि वित्तीय सहायता में पैसों से संबंधित जो शक्ति होती है ना उसका विकेंद्रीकरण होता है यानी बंटवारा होता है। तीसरा है प्रशासनिक स्वायत्तता। प्रशासनिक स्वायत्तता मतलब होता है कि देखो प्रशासन है दो, एक होता है सरकार और एक होता है सरकार के लिए काम करने वाले अफसर जिनको हम प्रशासन कहते हैं। तो यहाँ पे प्रशासनिक स्वायत्तता मतलब होता है कि जैसे हमने एक अफसर का कार्य दूसरे अफसर में विभाजन कर दिया। जैसे देखो अगर मान लो कुछ कार्य हमने डीएम से लेके उसके छोटे रैंक वाले जो अफसर होते हैं ना, अगर हम उनको दे देते हैं कुछ कार्य तो इसको हम बोलते हैं प्रशासनिक स्वायत्तता। यानी जो सरकारी अफसर होते हैं ना, जब हम उन सरकारी अफसरों के बीच में शक्तियों का बंटवारा करते हैं तो उसे प्रशासनिक स्वायत्तता कहते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है विकेंद्रीकरण के महत्व। तो दो विकेंद्रीकरण के जो महत्व है ना उसमें पहला पहल विकसित करता है। यानी ये क्या करता है कि जिन जिन संस्थाओं के बीच या जिन जिन समूहों के बीच शक्ति का बंटवारा हुआ ना उनके बीच में एक पहल यानी एक संबंध स्थापित करता है। यानी राज्य सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय सरकार के बीच में ये एक पहल यानी संबंध स्थापित करता है जहां पर ये किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसके अलावा है कि ये भविष्य के लिए उच्च अधिकारों का निर्माण करता है। यानी विकेंद्रीकरण के माध्यम से हमारे प्रशासन में अच्छे अच्छे अधिकारी आते हैं यानी अच्छे अच्छे अधिकारियों की भर्ती होता है, क्योंकि जब शक्तियों का बंटवारा होगा तो बेहतर निर्णय लिए जाएंगे और अगर बेहतर निर्णय लिया जाएगा तो अच्छे अधिकारी भी प्रशासन व्यवस्था से जुड़ेंगे। इसके बाद आता है कि इसमें शीघ्र निर्णय लिए जाते हैं। यानी किसी भी समस्या या किसी भी कानून पर या किसी भी विषय पर विकेंद्रीकरण के माध्यम से बहुत जल्दी निर्णय लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर देखो
अगर कार्य का बंटवारा हो रहा है तो क्या होगा कि हर इंसान के पास कम कम कार्य होंगे। अगर कम कार्य होगा तो उस कार्य को जल्दी करेगा, उस पर वो जल्दी निर्णय लेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे है उच्च अधिकारियों के कार्य की भार में कमी। जैसे मैंने बताया था कि इसे कार्य को बांट देते हैं, जिससे क्या होता है कि कार्य का जो भार होता है ना वो कम हो जाता है। इसके अलावा है कि विकास की सुविधा देता है। विकास की सुविधा मतलब विकेंद्रीकरण के माध्यम से विकास बहुत जल्दी जल्दी होता है, यानी समाज का विकास बहुत जल्दी जल्दी होता है। इसके अलावा होता है ये बेहतर नियंत्रण। बेहतर नियंत्रण का मतलब होता है कि तो विकेंद्रीकरण के माध्यम से अलग अलग शक्तियां अलग अलग संस्थाओं को प्राप्त होती है। तो जिससे क्या होता है कि किसी भी विषय पर उस संस्था का बेहतर नियंत्रण रहता है। जैसे जो संस्था जिस कार्य के लिए बेहतर है, संविधान ने और संघवाद ने वो शक्तियां उस संस्था को दे रखा है, जिससे क्या होता है कि इन शक्तियों के बंटवारे के बाद उनका उस सब्जेक्ट पर, उस विषय पर बेहतर नियंत्रण स्थापित होता है। तो ये वीडियो आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस चैप्टर का एक पार्ट में और अपलोड करूंगा, जहां पर हम संविधान के 73 और 74 जो संशोधन हुआ था, जो कि स्थानीय निकाय से संबंधित है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और वो इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये आएगा ही आएगा। 73 तो बहुत बार पूछा जाता है, तो कुछ देर बाद मैं वो अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पर। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना अधिक हो सके इसे शेयर करें।